है ना। तो गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। टाइटल ऑफ द टुडे टॉपिक इज कैपेसिटर। क्या चीज? कैपेसिटर। तो देखिए कैपेसिटर बेसिकली क्या चीज होती है। ऐसा समझो कि कई बार हमें इलेक्ट्रिसिटी में एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कई बार इंस्टेंटली ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। बात को समझने की कोशिश करें। देखिए ये जो अपना सीलिंग फैन है ना, सीलिंग फैन, इसमें कैपेसिटर है। सीलिंग फैन में है कैपेसिटर। आपने देखा ना एक ऐसा सिलेंड्रिकल टाइप का वाइट वाइट कलर का होता है, लगा रहता है ना उस कैपेसिटर के अंदर। कंडेंसर बोलते हैं, उस लैंग्वेज में कंडेंसर बोलते हैं उसको। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे पता कैसे पड़, क्या रोल क्या है उसका। जैसे कैपेसिटर अगर खराब हो गया तो एक्चुअल में कैसे पता पड़ेगा? जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो स्विच ऑन करते ही वो घूमेगा नहीं। अगर आप उसको अपने जैसे किसी स्टिक से अगर आप उसको घुमा दोगे तो फिर घूमने लग जाएगा। अच्छा, उस स्पीड तक नहीं घूमेगा जैसे कैपेसिटर के साथ घूमता था। तो अंदाजा लगा लेते हैं कि इसका कंडेंसर खराब है ना। तो सीधी बात करते हैं भाई, कंडेंसर चेंज करके उसको लगा देते हैं। दूसरी बात, जैसे आप देखेंगे जैसे अपना अंडरग्राउंड वाटर है, पंप लगे रहते हैं घरों में, होते हैं ना, समरसेबल होती है, तो अपन स्टार्टर से उसको स्टार्ट कर देते हैं, है ना। पंप चालू हो जाता है अंदर जो है ना समरसेबल। अगर उसके अंदर भी कैपेसिटर खराब हो जाएगा ना तो आप उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। एक्चुअल में क्या होता है मैं बता दूं आपको। जैसे एक सीलिंग फैन का एग्जांपल लेना। देखिए क्या होता है कि अगर हमें इस सीलिंग फैन को कंटिन्यूसली घुमाना है तो इसके लिए हमें कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। कंटिन्यूसली घूम रहा है तो कम एनर्जी की ज़रूरत है, और जितनी एनर्जी की ज़रूरत है उतना वो करंट सप्लाई करता जा रहा है क्योंकि करंट फ्लो चल रहा है। बट जब स्टार्ट करते हैं हम उसको, जब वो रेस्ट में होता है और घूमना स्टार्ट करता है तो स्टार्ट करने में एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उसको। आपने कभी देखा हो किसी चीज़ को धक्का दो तो स्टार्टिंग में उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जब एक बार वो चलने लग जाए तो फिर कम फोर्स से काम हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? तो एक्चुअल में क्या था कि जैसे ये सीलिंग फैन है, इसको जस्ट स्विच ऑन करोगे तो घूमेगा, लेकिन उस घूमने के लिए उसको जितनी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी करंट सप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर इसको घुमाना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, मान लीजिए करंट बढ़ाना पड़ेगा। बट वो जो करंट बढ़ा दोगे आप तो ठीक है घूम जाएगा, लेकिन लगातार तो जरूरत नहीं है ना। अरे आपने जैसे सीलिंग फैन को ऑन किया, अब आप 3-4 घंटे बाद उसको ऑफ करोगे तो 4 घंटे तक हमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, हमें तो सिर्फ उसको स्टार्ट करने के लिए जरूरत थी। तो उन्होंने इसके लिए एक्स्ट्रा उसमें एनर्जी का एक, ऐसा समझो कि बॉक्स रख दिया है, कंडेंसर जो लगा हुआ है, ऐसा समझो कि एनर्जी का एक मतलब स्टोरिंग डिवाइस है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है जो कि उसमें लगा हुआ है। जैसे स्विच ऑन करते हैं तो कुछ तो करंट दे देता है, कुछ वो हेल्प कर देता है, तो घूमने लग जाता है। और फिर जब घूमने लग गया तो फिर बस आसानी से घूमता रह सकता है सिर्फ इस करंट से। समझे कि नहीं समझे? तो कैपेसिटर बेसिकली, कैपेसिटर क्या चीज है? तो कैपेसिटर ऐसा समझो कि एक ऐसा ऐसा एक बॉक्स है जिसके अंदर एनर्जी को इकट्ठा करके रखा हुआ है। समझे कि नहीं समझे? कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बोलो क्लियर? तो देखिए अब थोड़ा सा सोचना, अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूं कि कैपेसिटर क्या है तो आप क्या बोलोगे कि कैपेसिटर इज अ एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना। अब देखिए कैसे बनाया जाता है कैपेसिटर। तो बनाने के लिए कुछ ऐसा रोल नहीं है, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे मान लो कि एक कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है मान लीजिए, आपने इस कंडक्टर को तो दिया चार्ज, क्यों? बोलो क्लियर? चार्ज देते रहो देते रहो देते रहो, इस पर इकट्ठा करते रहो, वो क्या हो जाएगा समझना जरा। अगर आपने इसको चार्ज क्यों दे दिया तो इसमें पोटेंशियल भी आ गया। अगर इस स्फीयर की रेडियस आर है तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? के क्यू बाई आर। और करंट फ्लो कराने के लिए क्या चीज जरूरी है? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ऑलरेडी बन रहा है, तो जितना चार्ज आप जिस पे ज्यादा इकट्ठा करोगे उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। अरे ये वायर के अंदर जो करंट का फ्लो चल रहा है उसमें क्या फ्लो हो रहा है? चार्ज।
लेकिन वो चार्ज को फ्लो कराने के लिए, चार्ज ऐसे नहीं फ्लो होगा, चार्ज तभी फ्लो होगा जब उसको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। यानी एक एंड पर हायर पोटेंशियल होगा, दूसरे एंड पर लोअर पोटेंशियल होगा, तो हायर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा लोअर की साइड। जैसे पानी है, तो पानी का जब फ्लो आप देखते हो तो पानी हमेशा ज़्यादा हाइट से कम हाइट की ओर फ्लो होता है। तो पानी का फ्लो डिपेंड्स ऑन हाइट डिफरेंस। अगर आपके पास दो चैनल हैं तो एक हायर लेवल पर है, एक लोअर लेवल पे है, तो पानी फ्लो हो जाएगा। अगर दोनों सेम लेवल पे है तो पानी का फ्लो नहीं होगा। ऐसे ही अगर दो कंडक्टर है अपने पास, दो कंडक्टर, मान लीजिए एक कंडक्टर है एक कंडक्टर है, अगर इन दोनों के बीच में करंट को फ्लो कराना है तो एक को हायर पर रखना पड़ेगा। अगर ये मान लो 10 वोल्ट का है और ये मान लीजिए 2 वोल्ट का है, दोनों को किसी वायर से कनेक्ट कर दो तो करंट इधर से इधर चलने लगेगा, हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जिस प्रकार पानी ज़्यादा वाली हाइट से कम हाइट की ओर फ्लो होने लगता है। सिमिलरली जैसे हीट की बात करें, हीट, तो हीट कैसे फ्लो होती है, हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की ओर। तो हीट का फ्लो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, पानी का फ्लो डिपेंड करता है हाइट पर, तो चार्ज का फ्लो डिपेंड करता है पोटेंशियल पर। समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना। तो अगर ये कहा जाए कि व्हाट इज कैपेसिटर, तो कैपेसिटर इज नथिंग बट दिस इज अ कंडक्टर ओनली, है ना। हम इसको चार्ज इकट्ठा कर देंगे। अगर ये चार्ज को अपने पास इकट्ठा रख सकता है, इसके अंदर क्षमता है चार्ज को स्टोर करने की। चार्ज को स्टोर करना मतलब एनर्जी का स्टोर करना। अरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन प्रोड्यूस कर रहा है? चार्ज। तो चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पे हम चार्ज देते जाएं तो एक कंडक्टर के ऊपर चार्ज इकट्ठा होता रहेगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना। लेकिन एक बात समझना जरा, देखो एनर्जी का स्टोर करना मतलब एक तरीके से किसी कंडक्टर पर चार्ज का स्टोर करना। समझे कि नहीं समझे? अब देखिए किसी कंडक्टर पर कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं तो कई चीज़ों पर डिपेंड करेगा। कैसे, समझना जरा। जैसे अगर ये अपना कोई कंडक्टर है, इसको चार्ज दे दिया Q, ठीक, चार्ज दोगे तो इस कंडक्टर का पोटेंशियल राइज होगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि चार्ज देते गए पोटेंशियल बढ़ता गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर पोटेंशियल इतना ज़्यादा हो गया कि वो जो कंडक्टर है वो एयर के कनेक्शन में है, उसके सराउंडिंग में एयर है, तो कहीं चार्ज पोटेंशियल इतना ज़्यादा ना हो जाए, चार्ज देते पोटेंशियल बढ़ता गया, तो कहीं पोटेंशियल इतना ज़्यादा ना हो जाए कि वो सराउंडिंग एयर को आयोनाइज कर दे। अगर उसने सराउंडिंग एयर आयोनाइज कर दी तो फिर उस कंडक्टर का चार्ज आगे नहीं बढ़ेगा। समझे कि नहीं समझे? देखो क्या होता है कि आपने इसको चार्ज दिया Q, तो वो चार्ज इसके चारों तरफ फैल गया। बात को समझे ना, है ना। अब पोटेंशियल भी बढ़ गया इसका, चार्ज दिया Q, पोटेंशियल हो गया V। अब ये चार्ज करेगा क्या? ये चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब मान लीजिए कि सराउंडिंग एयर है, सराउंडिंग एयर, तो एयर में तो कई चीज़ें होती है कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, तो ये आयोनाइज हो जाएंगे, ये प्लस माइनस में टूट जाएंगे। अगर इतना सफिशिएंट हो गया पोटेंशियल इसका कि पोटेंशियल की वजह से इसमें इंटेंसिटी हाई हो गई, तो वो एयर में तोड़ देगा, एयर को आयोनाइज कर देगा। तो एयर के दो टुकड़े हो गए, एक प्लस में और एक माइनस में। अब ये प्लस वाला है तो माइनस को अपनी ओर खींचेगा और प्लस वाले को अपने से दूर धकेलेगा। तो देखो माइनस इस पे आता रहेगा तो इसका चार्ज फिर घटेगा, क्योंकि माइनस आएगा तो वो कैंसिल होते चले जाएंगे, और पॉजिटिव को दूर रिपेल कर रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि इसका तो चार्ज घट रहा है और चार्ज इधर दौड़ रहा है बाहर की तरफ, ऐसा लग रहा है। तो इसे कहते हैं लीकेज ऑफ द चार्ज। समझे कि नहीं समझे? तो हम किसी कंडक्टर को अगर चार्ज दे रहे हैं, हम चार्ज स्टोर कर रहे हैं,
तो हम एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। तो देखो चार्ज देते जाओ, लेकिन आपको एक कंडीशन बता दी जाएगी कि इतना देना कि वो सराउंडिंग एयर को आयोनाइज ना कर दे, नहीं तो फिर पूरा का पूरा फिनोमिना खत्म हो जाएगा, चार्ज लीक होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं है। तो कहाँ तक चार्ज देना है? जब तक कि वो लीक ना हो जाए। समझे कि नहीं समझे? अब देखिए, मान लो कि अपने पास दो कंडक्टर है, तो जैसे कैपेसिटर, मतलब मार्केट जो लैंग्वेज है कैपेसिटर की वो कंडेंसर है, कंडेंसर बोलते हैं उसको। तो जो कंडेंसर है या कैपेसिटर है, तो जैसे मान लीजिए कैपेसिटर में मैंने मान लीजिए कि एक ये कंडक्टर ले लिया, मैंने एक ये कंडक्टर ले लिया, बात को समझे ना, है ना। इसको मैंने दिया, ऐसा समझो कि सराउंडिंग एयर मान लीजिए कि 10 वोल्ट पर आयोनाइज हो जाती है। कितने पर? 10 वोल्ट पर। समझे कि नहीं समझे, है ना। ऐसा अपन मान लेते हैं कि भाई सराउंडिंग एयर है वो 10 वोल्ट पर आयोनाइज हो जाती है, तो हमें इसको चार्ज इस प्रकार देना है कि 10 वोल्ट को क्रॉस ना कर जाए। समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना। अच्छा, कैपेसिटर और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर तो ऐसा समझो कि वो बर्तन है जिसमें चार्ज को इकट्ठा कर रहे हैं, वही तो कैपेसिटर है अपना। समझे कि नहीं समझे? और एक वर्ड यूज किया जाता है कैपेसिटेंस। अपन जब मार्केट में कैपेसिटर लेने जाते हैं तो कैपेसिटेंस के हिसाब से लेते हैं कि हमें इतने माइक्रोफेरेड का, या जो भी, जैसे अपन सीलिंग फैन वगैरह, तो इसमें 2 3 4 माइक्रोफेरेड के लगाए जाते हैं। तो अपन माइक्रोफेरेड यानी फेरेड उसकी यूनिट है, क्या चीज़? कैपेसिटेंस। अगर आप कोई बर्तन खरीदोगे पानी भरने के लिए, तो बर्तन में आप जब मार्केट में लेने जाओगे तो उसको इस आधार पर तय करोगे कि इसमें कितना पानी आएगा, इसमें कितने लीटर पानी आएगा। तो बर्तन यानी पानी स्टोर करने की डिवाइस, उसमें कितना पानी आएगा यानी उसका वॉल्यूम कितना है, तो दैट इज द कैपेसिटी ऑफ दैट। बात समझे कि नहीं समझे? ऐसे ही कैपेसिटर, ऐसा समझो कि वो बर्तन है जिसमें चार्ज को इकट्ठा किया जाता है, एनर्जी को इकट्ठा किया जाता है। और कैपेसिटेंस मतलब ये बताता है कि इसका ये ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है कि कम कर सकता है। इस बात को मैसेज कौन कर रहा है? कैपेसिटेंस। समझे कि नहीं समझे? तो एक बात समझना मेरी, जरा सोचना जरा। 2 कंडक्टर हैं अपने पास, एक ये है और एक ये है। बोलो क्लियर? इसको मैंने 4 कूलाम चार्ज दिया तो इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 2 वोल्ट। और इसको भी मैंने 4 कूलाम चार्ज दिया तो इसका पोटेंशियल बढ़ के हो गया 0 से 4 वोल्ट हो गया। अब मुझे बता दो कि किस कंडक्टर में ज्यादा चार्ज स्टोर किया जा सकता है? इस वाले में, क्योंकि इसमें 4 कूलाम पर 2 वोल्ट बढ़ रहा है। इसको आप 20 कूलाम चार्ज दे दोगे तब 10 पे पहुंचेगा, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। और इसमें आप 10 कूलाम ही दे दोगे तो 10 पे पहुंच जाएगा। तो इस वाले कंडक्टर को अपन 10 कूलाम से ज्यादा चार्ज नहीं दे सकते, इस वाले कंडक्टर को अपन 20 कूलाम से ज्यादा नहीं दे सकते। लेकिन इन दोनों में कौन ज्यादा स्टोर कर सकता है चार्ज को? तो ये वाला, क्योंकि ये 20 कर सकता है, मतलब लीक होने से पहले ये 20 कर सकता है। तो इसका कैपेसिटेंस ज्यादा। कैपेसिटेंस मींस चार्ज को स्टोर करने की क्षमता। समझे कि नहीं समझे? है ना। तो देखिए, मैं एक सीधी सी बात है ना, सिंपल, कि कैपेसिटर क्या चीज? कैपेसिटर यानी कैपेसिटर वो डिवाइस है जिसके अंदर चार्ज स्टोर किया जाता है या एनर्जी स्टोर की जाती है। कैपेसिटेंस मीन्स कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज, यानी वो जो कैपेसिटर है वो कितनी एनर्जी या चार्ज को रख सकता है, वो उसका कैपेसिटेंस कहलाएगा। बोलो क्लियर? अब देखिए एक और बात, कि अगर मैं इसकी बात करूं, सिर्फ इसकी अकेले की बात करूं, तो मैंने इसको 4 कूलाम चार्ज दिया, 2 वोल्ट बढ़ गया इसका। बोलो क्लियर? तो ये 20 कूलाम चार्ज को स्टोर कर पा रहा है, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि अगर मैं इसके पास में एक न्यूट्रल कंडक्टर रख देता हूं,
इसके पास में मैंने एक न्यूट्रल कंडक्टर रख दिया, तो ये चार्ज इसको 4 कूलम दिया, ये इसके चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बोलो क्लियर? अब ये चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इंडक्शन करेगा कि नहीं करेगा? तो इसने इस कंडक्टर में से सभी इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करा दिए इसके अट्रैक्शन की वजह से। पॉजिटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो सभी इलेक्ट्रॉन इधर एक्यूमुलेट हो गए, तो इधर आ गया प्लस प्लस। क्या आ गया? प्लस प्लस। अब सोचो, अब इस कंडक्टर का पोटेंशियल इसके खुद की वजह से मान लो 2 वोल्ट, खुद की वजह से 2 वोल्ट हो गया था, इस नेगेटिव की वजह से भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इस पॉजिटिव की वजह से भी पोटेंशियल आएगा। यहाँ पे जो पोटेंशियल तो आएगा ना, अरे बगल में भी चार्ज रखा है तो उसका इम्पैक्ट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो बगल में मैंने कंडक्टर रख दिया, तो इसमें ये नेगेटिव वाला भी प्रभाव डालेगा, ये पॉजिटिव वाला भी अपना प्रभाव डालेगा। अब पोटेंशियल टोटल कितना होगा? इतना। बोलो होगा कि नहीं होगा? लेकिन एक बात समझना जरा, जितना ये नेगेटिव चार्ज है उतना ही ये पॉजिटिव है, क्योंकि वो तो भाई इंडक्शन के थ्रू आया है, तो इक्वल एंड अपोजिट अपीयर होगा। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज इस कंडक्टर के नजदीक है, इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा, और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो और पोटेंशियल बढ़ाने की कोशिश करेगा, नेगेटिव घटाने की कोशिश करेगा। लेकिन नेगेटिव वाला पास है तो वो ज्यादा घटाएगा पॉजिटिव वाले बढ़ाने से, ज्यादा वो घटाएगा ज्यादा। नहीं आया समझ? बात समझे ना? तो फिर सोचो कि रिजल्टेंट जो पहले 2 वोल्ट था, अब बताओ मेरे को 2 से कम ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों, ये माइनस का ज्यादा है प्रभाव, तो ये घटाएगा ज्यादा, ये बढ़ाएगा कम, तो नेट पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो फिर इस कंडक्टर को हमने जब पहले 20 कूलम चार्ज दे पा रहे थे, अब इसको हम हो सकता है 25 दे पाएंगे। तो कंडक्टर में कैपेसिटेंस और ज्यादा बेहतर हो सकता है जब उसके पास में एक और कंडक्टर रख दो। समझे कि नहीं समझे? तो फिर कैपेसिटर की डेफिनेशन भी यहीं से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज कैपेसिटर? तो फिर बोलेंगे कैपेसिटर इज नथिंग बट दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंडक्टर। और रियलिटी में जितने भी कैपेसिटर बने हुए हैं तो 2 कंडक्टर के कॉम्बिनेशन से बनाए जा रहे हैं। बात को समझे कि नहीं समझे? अगर हम ये कहें कि एक अकेला कंडक्टर, क्या ये कैपेसिटर नहीं हो सकता? हो सकता है। कैपेसिटर तो कोई भी कंडक्टर हो सकता है, बट हम जो यूज कर रहे हैं वो कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनका फायदा है, कैपेसिटेंस अच्छा मिलता है, कई फायदे होते हैं उसके। समझे कि नहीं समझे? तो देखिए, कैपेसिटर, कैपेसिटर तो क्या बोलेंगे? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंडक्टर। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंडक्टर यूज्ड टू स्टोर चार्ज, और बोले तो एनर्जी। समझे कि नहीं समझे? yes or no? It is a combination of 2 conductor used to store charge या energy is called capacitor. ओके? अब देखिए दूसरा क्या था? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस। क्या चीज? कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करें? मतलब उस चीज का कैपेसिटेंस ज्यादा मानते हैं जिसको ज्यादा चार्ज देने पर भी पोटेंशियल कम बढ़े। यस और नो? तो अपन ऐसे फिर कर लेते हैं कि यूनिट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए कंडक्टर को कितना चार्ज देना पड़ेगा?
यूनिट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए अगर किसी कंडक्टर को ज़्यादा चार्ज दिया जा सकता है तो फिर वो ज़्यादा स्टोर कर पाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो देखिए, कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज, कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज पर यूनिट राइज इन पोटेंशियल। बोलो बात को समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, कैपेसिटेंस को सी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सी से। तो देखो समझना जरा, भी पोटेंशियल राइज हुआ क्यू चार्ज देने पर, भी पोटेंशियल बढ़ा क्यू चार्ज देने पर, तो यूनिट पोटेंशियल बढ़ाने में कितना चार्ज देना पड़ेगा? क्यू बाई वी। तो कैपेसिटेंस हो जाएगा C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ये फॉर्मूला बन गया चार्ज कैपेसिटेंस का। समझे कि नहीं समझे? है ना? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होगी इसकी? तो चार्ज की यूनिट हो गई कूलाम, और V यानी पोटेंशियल की यूनिट हो गई वोल्ट। क्या हो गई? तो कूलाम पर वोल्ट, और इसको बोलते हैं फैरड। क्या बोलते हैं इसको? फैरड। ये फैरड यूनिट बड़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो फैरड इनमें बातें होती हैं। फैरड बड़ी यूनिट है। बात को समझे ना? ठीक है ना? तो ये नोट डाउन कर लो जल्दी से। तो पहले मेरे को बताओ, कैपेसिटेंस और कैपेसिटर, दो बातें समझ आई कि नहीं? कैपेसिटर यानी एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर है जिसमें चार्ज को स्टोर किया जाता है, अल्टीमेटली एनर्जी को स्टोर किया जाता है ना? उसे अपन कैपेसिटर कहते हैं। और कैपेसिटेंस क्या चीज़ है? कैपेसिटेंस मीन्स कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज, यानी कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसे अपन क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। अंकिता समझ आया कि नहीं? सुप्रिया पीछे, समय, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, यास का क्लियर हुआ कि नहीं? है ना? अच्छा, ऐसी जगह ज़रूरत पड़ती है इसकी जहाँ पर मोस्टली मैंने देखा है, वहाँ ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट किया जा रहा है, वहाँ विशेष ज़रूरत है इसकी। अपना सीलिंग फैन है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो घूमने लग गया, तो एक्चुअल में क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल में जो कन्वर्जन होता है उस जगह पर आपने मैकेनिक्स पढ़ी, तो मैकेनिक्स में आपने एक चीज़ पढ़ी, इनर्शिया। क्या चीज़ पढ़ी थी? इनर्शिया नाम की चीज़ पढ़ी थी। तो स्टार्टिंग में क्या है कि वो रेस्ट में होता है, तो उसको स्टार्टिंग में घुमाने के लिए इनर्शिया की वजह से ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसको, और फिर जब घूमने लग जाएगा तो फिर इनर्शिया मोशन वाला आ जाएगा, तो फिर आपको थोड़ा सा हेल्प करने की ज़रूरत है। आप साइकिल भी जब चलाते हो तो स्टार्टिंग में साइकिल को चलाने के लिए पेडल ज़्यादा फोर्स से प्रेस करने पड़ते हैं, और जब चलने लगती है तो आराम से देते रहते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो ये ऐसी चीज़ें, अब जैसे आपने अपना जो समरसेबल होती हैं, तो स्टार्टर स्विच ऑन किया, पानी चलने लगा, है ना? तो वहाँ पे भी क्या है कि उसके अंदर जो है ना पंप लगा हुआ है, तो पंप जैसे ही करंट पहुँचेगा तो पंप को घूमना है। अब घूमने के लिए फिर उसको फोर्स ज़्यादा चाहिए, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ भी कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है। आपने शायद कभी ऑब्जर्व किया हो, तो जो स्टार्टर से चालू करते हैं उसको, समरसेबल को घरों में, अगर स्टार्टर से नहीं करोगे, स्टार्टर ख़राब हो गया तो वो चालू ही नहीं होगा। डायरेक्ट आप ऐसा नहीं कि डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट आप जो है ना उसको कनेक्ट कर दें वायर से, तो वो चलेगा ही नहीं, स्टार्टर से ही काम करेगा वो।
और स्टार्टर लगा दोगे, क्योंकि स्टार्टर में ही कंडेंसर लगा रहता है। तो जैसे आप प्रेस करोगे तो वो कंडेंसर चालू हो जाएगा, आपकी हेल्प करेगा। तो स्टार्टिंग में पंप को घुमाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो उस काम को वो कैपेसिटर करेगा। जैसे ही पंप चलने लग जाएगा, कैपेसिटर साइड में हो जाएगा, अपना काम करता रहेगा। समझे क्या नहीं समझे? ठीक है ना। तो कैपेसिटर का अपना एक रोल है। कहाँ ज़रूरत पड़ती है? जहाँ पे इंस्टेंटली ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत हो। आपने कभी देखा हो कैमरा में जब अपन जब फोटो जस्ट क्लिक करते हैं तो उसका फ्लैश बहुत ज़्यादा आता है। समझे क्या नहीं समझे? ऐसा नहीं है, उस कैमरे के अंदर भी सेल लगे हुए हैं, सेल एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन सेल की वो एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं है कि उतना जो फ्लैश आ रहा है उसमें भी कैपेसिटर लगा हुआ है, वो हेल्प कर रहा है। तो जहाँ इंस्टेंटली ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वहाँ कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा समझो कि जैसे अगर अपन थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जैसे मान लीजिए कि अपने घर हैं, अपने घरों में रोज़ाना पानी कितना यूज में है उसके लिए अपने पास व्यवस्थाएं हैं, टंकी लगी हुई हैं, बर्तन हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर अपने घर में कोई प्रोग्राम हुआ तो फिर उस घर वाले बर्तन जितने भी हैं उनसे काम नहीं चलता, हमें एक्स्ट्रा कुछ पानी को स्टोर करने के लिए लाना पड़ता है, क्योंकि वो इंस्टेंटली पानी चाहिए। 2 घंटे के लिए प्रोग्राम है तो फिर हमें तुरंत जो है ना ज़्यादा पानी चाहिए, एक टैंकर लेकर आएंगे। समझे कि नहीं समझे? तो एक इंस्टेंटली ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उस वक्त कैपेसिटर एक एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर करके रखता है और ज़रूरत पड़ने पर वो दे देता है। समझे कि नहीं समझे? तो 2 बात है, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर वो चीज़ है जिसके अंदर चार्ज या एनर्जी को स्टोर किया जाता है, और कैपेसिटेंस उसकी कैपेसिटी है कि वो चार्ज ज़्यादा स्टोर कर पाएगा या कम कर पाएगा। जैसे कंडेंसर आप लेने जाओगे तो कैपेसिटेंस के हिसाब से मिलेंगे, हाई कैपेसिटेंस है, लो कैपेसिटेंस है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना। तो कैपेसिटर समझ आया आप लोगों को और कैपेसिटेंस समझ आया, बोलो क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, ये जो कैपेसिटेंस C दिस इज इक्वल टू क्यू बाई V, ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा? किस पर? नहीं करता, ना ये चार्ज पे डिपेंड करता है और ना ये वोल्टेज पर डिपेंड करता है। ये तो ऐसा समझो कि उस सिस्टम की प्रॉपर्टी है। एक बात बताओ, आपने 10th में पढ़ा होगा I बराबर V/R, ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V/R। तो करंट, फिर इस हिसाब से तो आप करंट की भी बोलोगे, या मान लो रेजिस्टेंस की बोलोगे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट। तो आप बोलोगे कि भाई रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे भी डिपेंड कर रहा है, तो नहीं करेंगे। समझे कि नहीं समझे? ये एंटायरली डिपेंड्स ऑन सिस्टम। बात को समझे ना? अभी आप और समझ जाओगे आगे, जब मैं कैलकुलेशंस करूंगा, डेरिवेशन करूंगा, तो आप समझ जाओगे कि किस पे डिपेंड करता है। देखो, इन पर डिपेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि Q को आप डबल करोगे तो पोटेंशियल भी डबल हो जाएगा, तो फर्क क्या पड़ेगा? इस कैलकुलेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा? अरे Q बढ़ाओगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगी, Q डबल कर दोगे तो वोल्टेज डबल हो जाएगी, तो फर्क क्या पड़ा C में? समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट लोग थे ना, तो ये डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर बनाने लगे। तो उनमें से जो 3 टाइप हैं कैपेसिटर के, वो मेन है, और उनसे ही सवाल। और फिर सवाल तो मैं बता दूं कि एक ही टाइप का कैपेसिटर बस हमें याद रखना है, उससे ही मैक्सिमम कंपटीशन का काम होता है। बट फिर भी 3 टाइप के हो सकते हैं कैपेसिटर। उन्होंने डिफरेंट टाइप से, जैसे आपको एक बात तो समझ आई ना कि कैपेसिटर बनाना है तो 2 कंडक्टर का कॉम्बिनेशन चाहिए। अब वो 2 कंडक्टर कैसे सेट किए हैं, तो उन्होंने अलग अलग तरीके से कई टाइप के डिजाइन किए। तो उनमें से जो फेमस हुए वो एक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फेमस हुआ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
एक फेमस हुआ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और एक फेमस हुआ स्फेरिकल कैपेसिटर। और इन तीनों में अगर कंपेयर किया जाए तो कौन ज़्यादा, तो पैरेलल प्लेट। समझे कि नहीं समझे? तो देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर कौन कौन से। नंबर 1 पैरेलल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नंबर 2 स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। नंबर 3 सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये 3 टाइप के कैपेसिटर हमें पढ़ना है ओनली। बोलो बात को समझे? ये 3। हो गया क्या? नोट कर लिया सबने? अच्छा देखिए एक बात समझाता हूं आपको मैं। देखो जैसे मान लीजिए हमने एक ही कैपेसिटर ले लिया, स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया एक, उससे कैपेसिटर बनाया, तो समझना जरा उसके पीछे क्या प्रॉब्लम है कि हम उसको नहीं ले सकते, मैं वो समझाना चाहता हूं। देखो कैसे, जैसे मान लो अपने पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है। कैसा है? स्फेरिकल। इसकी रेडियस आर है, इसको चार्ज क्यू दे दो तो इसके चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, कंडक्टर है ना। बोलो होगा कि नहीं होगा? और इस स्फीयर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। बोलो बात को समझे? अब इसका कैपेसिटेंस निकालें अगर, तो कैपेसिटेंस कितना? क्यू बाई बी। तो क्यू क्यू है और भी के क्यू बाई आर। के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू से क्यू तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब मुझे बताओ 4 और पाई की वैल्यू जानते हो और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लगभग 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब रेडियस स्फीयर की आप कितना ले सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर की ले लो, इतना रेडियस, तो स्फीयर कितना बड़ा बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इतने बड़े कंडक्टर कैपेसिटर को कैसे यूज में लेंगे? समझे कि नहीं समझे? अगर किसी जगह पे ज़रूरत है, वहाँ पे मान लीजिए कुछ अपन रिक्वायरमेंट है में ज़्यादा एनर्जी की, तो ऐसे कैपेसिटर का क्या फ़ायदा है ना। मतलब दूसरी जगह ले भी जाओगे तो उसको तो कैसे रख, सर पर रख के ले जाना पड़ेगा, बहुत बड़ा हो गया। और कितना बड़ा होने के बावजूद भी कैपेसिटेंस कितना आ रहा है? कैपेसिटेंस कितना आ रहा है? 1 मीटर ले लो तो 10⁻⁻12 के ऑर्डर में चल रहा है। जब इतना बड़ा होने के बावजूद भी कैपेसिटेंस ज़्यादा नहीं है, तो ये किसी काम का? समझे कि नहीं समझे? दूसरी ड्रॉबैक क्या है बताओ। पहली ड्रॉबैक समझे ना, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। और दूसरी ड्रॉबैक ये है कि ये जो एनर्जी होती है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये किस में होती है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है। नहीं समझे बात को? अब इस कंडक्टर की वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो ऐसे होंगी फील्ड लाइंस, अरे होंगी कि नहीं? देखो जरा, फील्ड लाइंस ऐसे होंगी कि नहीं? बोलो। तो एनर्जी कहाँ होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। समझे ना? तो देखो दो प्रॉब्लम है इसके साथ में। एक प्रॉब्लम तो ये है कि कैपेसिटेंस बहुत कम आ रहा है, कैपेसिटेंस बहुत कम आ रहा है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी इकट्ठी नजर आ रही है कि फैली हुई नजर आ रही है? ये एनर्जी रेडियस से लेकर इन्फिनिटी तक फैली है।
समझे कि नहीं समझे? घर में शादी है, मान लीजिए हमने टैंकर मंगाया, क्या मंगाया, और वो पता नहीं क्या लेकर आया, एक बिल्कुल एक ऐसा प्लेन, और जिसमें पानी बिल्कुल लेवल ही नहीं है, पानी का फैला हुआ है काफ़ी एरिया में, क्या मतलब उसका? तो ये दो ड्रॉबैक थी इसकी, इसलिए हम इसको यूज में नहीं लेते, समझे ना? यानी एनर्जी कन्फाइंड रीजन में नहीं है, और दूसरी बात कैपेसिटेंस बहुत कम है, इसलिए हम इसको यूज नहीं लेते। मेरी बात समझे ना? अब देखिए एक दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं, समझना जरा। देखो, जैसे मान लीजिए कि अपने पास दो प्लेट है, इनफाइनाइट प्लेट है। कैसी प्लेट है? ऐसे दो प्लेट है मान लीजिए। अब इनको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, देखो ऐसे दिखा रहा हूं, समझना जरा। इन दोनों प्लेट्स को ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है ना? दोनों प्लेट्स को ऐसे दिखा दिया मैंने। अब एक बात समझना जरा, देखिए जब आप इसको प्लस क्यू चार्ज दोगे, कितना चार्ज दोगे? प्लस क्यू। मतलब ऐसा समझो, पहले मुझे एक बात बताओ कि अगर इनफाइनाइट प्लेट हुई, कैसी प्लेट हुई? इनफाइनाइट प्लेट हुई मान लो, तो इनफाइनाइट प्लेट के जस्ट पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? हाँ, सिग्मा वाई, बोलो होगा कि नहीं होगा? और ये यूनिफॉर्म होगा। तो जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं ना, तो क्या करते हैं कि दो प्लेट ले लेते हैं, ऐसे एक प्लेट और ऐसे दूसरी प्लेट, ऐसे ले लेते हैं। प्लेट भले ही साइज में छोटी है, लेकिन दोनों प्लेट का जो गैप है वो बहुत कम है, तो उस गैप के लिए तो ये प्लेट इनफाइनाइट की तरह ट्रीट की जाएंगी। मैंने आपसे कई बार कहा कि ये हाथ भी इनफाइनाइट हो सकता है, डिपेंड इस बात पर करेगा कि आप एनालिसिस कहाँ कर रहे हैं, समझे कि नहीं समझे? तो ये दो प्लेटें भले ही छोटी दिख रही हैं, लेकिन इनके बीच का गैप बहुत कम है, तो बीच में किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी देखोगे तो वो कांस्टेंट होगी, और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। बोलो बात को समझे? अच्छा, एक चीज और देखना जरा, इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं आपको, समझना जरा। जैसे दो प्लेट है, मैंने इसको चार्ज दे दिया Q, कितना दे दिया? Q चार्ज दे दिया मैंने इसको, और मान लो कि इसको भी दे दिया कुछ, इसको Q1 दे दिया, मान लो इसको दे दिया Q2, दोनों को। अब एक एनालिसिस अपन करने जा रहे हैं कि ये जो चार्ज Q1 दिया है वो चारों तरफ फैलेगा, ये भी चारों तरफ फैलेगा, फैलेगा कि नहीं फैलेगा? तो मान लीजिए कि इस Q1 में से इधर चार्ज आ गया Q, स्मॉल q, कितना आ गया इधर? तो फिर इधर कितना माना जाएगा? इधर कितना माना जाएगा? कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, मतलब Q1 है ना, तो Q1 माइनस स्मॉल q। अरे माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? ये Q2 इसको दिया, तो इधर मान लीजिए आप Q डैश, तो फिर इधर कितना बचा? Q2 माइनस Q डैश। बोलो माना जाएगा ना? अब देखिए यहां इंटेंसिटी देखो, यहां इंटेंसिटी देखो, तो इस जगह पे इंटेंसिटी ये देखो, इधर की जो लेयर है ना चार्ज की, ये ऐसे एक्ट कर रही है जैसे एक प्लेट है जिसमें चार्ज फैला हुआ है, और प्लेट के चार्ज की वजह से इंटेंसिटी होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो इसकी वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी आएगी सिग्मा बाई, और सिग्मा मतलब Q अपॉन एरिया। तो देखो Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, बोलो होगा कि नहीं होगा? सिग्मा की जगह पर आ गया Q बाई a, तो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से, और यहाँ पे इंटेंसिटी होगी किधर? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगी कि नहीं होगी?
अब देखो इस प्लस के कारण इस पॉइंट पर इधर देखिए जरा, अब देखो ये वाली जो लेयर है, ये वाली लेयर, इसकी वजह से इंटेंसिटी कितनी आएगी इस पॉइंट पर। तो यहाँ पे चार्ज कितना है देखो, Q1 माइनस क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये देगा इस डायरेक्शन में, तो फिर इसको माइनस मान लो। इस वाली लेयर के कारण तो इधर आएगा और इस वाली लेयर के कारण इधर आएगा। अब देखो ये क्यू डैश इधर फैला हुआ है, इसके कारण यहाँ पे कितना आएगा, तो वो भी माइनस, कितना माइनस में, क्यू डैश अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, बोलो है कि नहीं। और इसके कारण देखो यहाँ पे वो भी इधर ही आएगा, कितना आएगा, Q2 माइनस क्यू डैश अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। मेरी बात को समझे कि नहीं समझे मैन। हाँ, इस जगह पर अपन देख रहे थे इंटेंसिटी, सपोज इस जगह पे क्या देख रहे थे, इंटेंसिटी। तो इस लेयर के कारण Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अब इस लेयर से तो ये पॉइंट राइट में है तो इधर आएगी इंटेंसिटी, इस लेयर के कारण लेफ्ट में जाएगी इंटेंसिटी, कितनी, Q1 माइनस क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस इस लेयर के कारण भी लेफ्ट में ही जाएगी, माइनस क्यू डैश अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस लेयर के कारण भी लेफ्ट में ही जाएगी, माइनस Q2 माइनस क्यू डैश अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो क्लियर। और एक बात, ये जो पॉइंट है ये कहाँ है, ये मटेरियल के अंदर है। मटेरियल के अंदर इंटेंसिटी जीरो होती है, कंडक्टर के अंदर इंटेंसिटी जीरो होती है, ये अपन देख चुके हैं। किसी भी कंडक्टर के अंदर इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो। बोलो बात को समझे क्या नहीं समझे। तो इसको कर दो जीरो के बराबर, तो 2a एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, बोलो कैंसिल। यहाँ पे देखो क्या बचा, Q, यहाँ पे देखो माइनस है ना, तो माइनस Q1 प्लस Q हो जाएगा, हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा। इधर देखो माइनस क्यू डैश, इधर देखो ये माइनस लगा हुआ है, तो प्लस का Q2 और प्लस का Q डैश, तो हाँ माइनस का Q2 और प्लस का Q डैश बराबर जीरो। बोलो बात को समझे। Q डैश Q और Q कितना, और माइनस Q और माइनस Q2 इधर ले आओ, Q1 प्लस Q2, तो स्मॉल q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई 2। बोलो बात को समझे कि नहीं समझे। तो प्लेट्स के अगर ऐसे दो प्लेट रखी हो, ये Q चार्ज कहाँ का है, ये माना था ना, समझना जरा। ये चार्ज देखो, इधर का चार्ज कितना हो गया, इतना, यानी Q1 प्लस Q2 बाई 2। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा इस साइड का चार्ज कितना होगा, इसमें से घटा दो Q1 में से, Q1 में से घटा दो क्या, Q1 प्लस Q2 बाई 2, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2Q1 माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2, तो Q1 माइनस Q2 बाई 2। तो इस वाली साइड में चार्ज कितना आया, यहाँ पे चार्ज कितना आया, यहाँ पर Q1 माइनस Q2 बाई 2 आया कि नहीं आया। और देखिए जब आप यहाँ पर पॉइंट मान लेते, यहाँ पर पॉइंट मान के देखते, इस लेयर के कारण, इस लेयर के कारण, इसके कारण और इसके कारण यहाँ देखते अगर, तो आपको ये वाला Q डैश मिल जाता, और वो Q डैश कितना मिलता मालूम है, मतलब सेम टू सेम प्रैक्टिस करनी है आपको। तो ये वाला चार्ज, इधर वाला चार्ज ऑटोमेटिकली आ जाता Q1 Q2 बाई 2, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। इधर कितना आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2। बोलो बात को समझे। और इसके इनर साइड में कितना आएगा, जो ये है ना इसका उल्टा, माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2। कैलकुलेशन करोगे वो आ जाएगा। जब अभी आपने यहाँ पे इंटेंसिटी को जीरो किया था, यहाँ जीरो कर दो तो ये दोनों साइड मिल जाएंगी। जैसे अभी ये दोनों साइड मिल गई क्या, ऐसे ही दोनों साइड मिल जाएंगी। तो इसमें इनर सरफेस पर कितना मिलेगा, माइनस का
Q1 Q2/2 और इधर Q1 + Q2/2। समझे कि नहीं समझे? तो कभी भी अगर ऐसा सवाल आए, समझना जरा, अगर ऐसा सवाल कभी पूछा जाए कि एक प्लेट ए है, एक प्लेट ए है, यहाँ पे मैंने चार्ज दिया 4 कूलम और यहाँ पे मैंने चार्ज दे दिया -2 कूलम, तो बताओ 1 2 3 4 ये चारों सरफेस पे चार्ज कितना कितना होगा? तो मेरे ख्याल से तो फॉर्मूला लगा दो जल्दी से। टोटल चार्ज कितना है? 4 और 2, तो इधर कितना आता था चार्ज? Q1 + Q2/2 आता है। तो 4 और -2 2 बटे, तो कितना आया? 1 कूलम। कितना आया? तो देखो ध्यान से, इधर आ गया 1 कूलम। कितना आ गया? 1 कूलम। और ऐसे कर लिया करो कि जब इधर 1 आया तो टोटल 4 है ना, तो फिर इधर 3 बचा। इधर कितना बचा? इधर बचा 3 कूलम। और नहीं तो फॉर्मूला लगा दो। क्या है इधर का फॉर्मूला? Q1 - Q2/2। तो 4 कहाँ गया? 4 -2 तो 6 बटे तो 3, तो देखो 3। और यार सिंपल सा, आप तो बस इसको याद रखो कि इस साइड और इस साइड आएगा इतना, तो इधर 1 कूलम, इधर 3 कूलम, और इस साइड भी कितना है देखो, Q1 + Q2/2, तो इधर भी कितना होगा? 1 कूलम। कितना होगा इधर? 1 कूलम। होगा कि नहीं होगा? और इधर 1 कूलम होगा तो टोटल कितना है? -2, तो फिर इधर होना पड़ेगा -3 चार्ज कंजर्वेशन। इधर 1 इधर -3 तो टोटल -2 हो गया। और अगर दूसरे तरीके से देखोगे तो इधर का अगर 3 है तो उसका उल्टा होता है, इधर माइनस। कहाँ गया? माइनस। जैसे इसमें 4 था, इसमें कितना, जब टोटल कितना था? 4। इस पर टोटल कितना था? इधर 4 था। तो ये 4 इस प्लेट में इधर और इधर दोनों तरफ फैलेगा। अब इधर कितना जाएगा? इधर कितना जाएगा चार्ज? इस साइड, तो वो जाएगा Q1 + Q2/2। तो 4 - 2 2 बटे 2 1 कूलम, तो इधर हो गया 1। अब टोटल चार्ज कितना था प्लेट पर? तो फिर इधर कितना बचा? 3। अब इधर 3 तो इधर उसका उल्टा आता है, -3। अब इधर -3 तो चार्ज कंजर्वेशन फिर लगा दो, क्या टोटल तो -2 ही है, तो फिर इधर प्लस का 1 होना पड़ेगा। कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं फिर से एक सवाल देता हूं, देखो जल्दी से। अपना कैपेसिटर वाला चैप्टर तो आउट ही हो गया थोड़ी देर में, लेकिन ये चीज जरूरी थी कैपेसिटर को समझने के लिए। समझे क्या नहीं समझे? ध्यान से जरा। अब मेरे को एक बात बताना, अगर इसको +Q दूं और इसको -Q दूं, बताइए कितना कितना किधर चार्ज? इधर होता है Q1 + Q2/2 और इधर भी होता है, तो Q और Q 0, तो इधर भी 0 और इधर भी 0। बोलो समझे? तो फिर अंदर कितना बचा? जो +Q है वो अंदर ही है, जो +Q है वो कहाँ है? और इधर जो -Q है वो अंदर ही है। समझे कि नहीं समझे? बोलो क्लियर? अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना। अब अगर मैं ऐसी 2 प्लेट ले लूं, ऐसी 2 प्लेट ले लूं, समझना जरा, इस प्लेट पर +Q चार्ज है, इधर -Q, तो इसके ये जो चार्ज अपीयर होगा वो इनर सरफेस पे ही होगा। बाहर तो 0 0 है, बाहर कितना है? तो ये माइनस माइनस, सॉरी, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस। समझे कि नहीं समझे? अब सुनिए जरा, इस प्लेट के कारण यहाँ पे इंटेंसिटी प्लस के कारण इधर आएगी σ/2ε0, और इसके कारण इधर आएगी कितना? σ/, तो ये तो 0 हो गया। तो इधर इंटेंसिटी, इधर 0, ये भी तो 0 होगी। बीच में कहीं देखो, इसके कारण इधर, इसके कारण भी इधर, तो σ/2ε0 और σ/2ε0 मतलब σ/ε0, मतलब इंटेंसिटी ऐसे होगी। बोलो अब सुनना जरा, फायदा हुआ कि नहीं हुआ? एनर्जी कहाँ होती है? फील्ड में। फील्ड देखो,
फैला हुआ है कि एक कन्फाइंड रीजन में आ गया। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी भी टॉप मिलेगी और कन्फाइंड रीजन में मिलेगी। समझे कि नहीं समझे? जब हमने एक आइसोलेटेड स्फीयर को देखा तो उसकी एनर्जी बिखरी हुई थी रेडियस से लेकर इंफिनिटी तक, और ये देखो कन्फाइंड रीजन में आ गई एनर्जी। बात को समझे कि नहीं समझे? बोलो क्लियर? अच्छा, कभी भी एक मैंने जो अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो गया अपना ये टॉपिक, एक बात समझना जरा। मैं बोलूं एक प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, समझना जरा। इस पर चार्ज 4 कूलाम, इस पर चार्ज मान लीजिए -2 कूलाम। तो बताओ यहां कितना चार्ज, यहां कितना, यहां कितना, यहां कितना, यहां कितना, यहां कितना, बीच में भी एक प्लेट है। तो देखो सिंपल एक बात बता दूं आपको, इस साइड और इस साइड तो Q1 + Q2/2 होता है, बदलना नहीं है कॉन्सेप्ट को। और अंदर की जब देखो, जब इधर का आ जाएगा तो चार्ज कंजर्वेशन लगा के इधर का आ जाएगा, और इधर का जो आएगा उसके अपोजिट नेचर का इधर आएगा। फिर इधर जो आ जाएगा फिर चार्ज कंजर्वेशन लगा दोगे तो इधर का आ जाएगा, और जब इधर का आ जाएगा तो इसका अपोजिट इधर आ जाएगा, और इधर का आ गया तो चार्ज कंजर्वेशन लगा दो तो इधर का आ गया। मैं बताता हूं, 4 और 2, 2/2, 1 आया तो 1 कूलाम चार्ज इधर और 1 कूलाम चार्ज इधर, कोई बुराई? बोलो क्लियर है ना? अब इधर आ जाओ, इधर 1 कूलाम टोटल कितना था, बचा कितना, तो 3 को इधर आना पड़ेगा। अब इधर 3 तो इसके अपोजिट इधर आएगा -3, कितना आएगा? अब ये इसमें तो था ही नहीं चार्ज, जब इधर -3 तो फिर इधर +3। बोलो क्लियर? अब इधर +3 तो इधर -3। अब ये -3 और 1 मिलके -2 होना चाहिए। बोलो सही है ना? समझे कि नहीं समझे? तो पढ़ा तो कैपेसिटर आता, लेकिन इसकी जरूरत थी तो ये एक्स्ट्रा टॉपिक हो गया आपके लिए। समझे कि नहीं समझे? ऐसे सवाल आओगे तो बना लोगे, कोई दिक्कत? पक्का? रेज कर देता हूं। नहीं अभी इसमें कुछ नहीं, हटा दूं इसको। अब अपन लौट के आते हैं अपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर, क्योंकि उसमें 2 प्लेट होंगी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 प्लेट होंगी और उनको ऐसे ही डील करना है हमें। अगर ये प्रोसीजर आपको मालूम नहीं था तो फिर रटने जैसा हो जाएगा वो। समझे कि नहीं समझे? तो देखिए, अच्छा एक और बात, जैसे ये कंडक्टर है, समझना जरा, ये क्या है? कंडक्टर। बोलो बात को समझे ना? इस कंडक्टर को चार्ज दिया हमने Q, कहां से लाए थे चार्ज को? बाहर से। कहां थे? मार्केट से। इन्फिनिटी वर्ड यूज करते हैं अपन। अरे वहां से लाए जहां तक वहां कोई इंट्रैक्शन नहीं था तो वो इन्फिनिटी है ना। इन्फिनिटी से लेकर आए तो इसका पोटेंशियल हो गया भी। अच्छा, इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है? 0। तो इस इन्फिनिटी और इस कंडक्टर के बीच डिफरेंस कितना? b। डिफरेंस कितना? b। बोलो बात को समझे ना? और चार्ज कितना लेकर आए? Q। कैपेसिटेंस क्या होता है? C = Q/B। C = Q/B। बोलो बात को समझे ना? तो ये Q है क्या? इसका नाम रखेंगे हम कि दिस Q इज द चार्ज ट्रांसफर्ड। Q कौन सा चार्ज? चार्ज ट्रांसफर्ड। ये चार्ज आया है ना, जो चार्ज हम लेकर आए, चार्ज जो ट्रांसफर किया है वो Q है। समझे कि नहीं समझे? और नीचे जो भी लिखते हैं वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल। अब मान लो कि मैं यहाँ पे पैरेलल प्लेट बनाऊंगा, इधर मैं क्या बनाऊंगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाऊंगा तो चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर नहीं आऊंगा, मैं इस प्लेट से चार्ज को तोड़ के इस प्लेट को दूंगा। तो देखो अभी दोनों न्यूट्रल हैं। दोनों कैसे हैं? इधर से मैंने +Q तोड़ लिया, इधर दे दिया इसको, तो इसका +Q हो जाएगा और इसका -Q। अरे इसमें से +Q निकाल लिया तो -Q बचा होगा।
पहले न्यूट्रल था ना, नहीं आया समझ। इधर से क्यू तोड़ के इसको दे दिया तो प्लस का दिया है ना, तो माइनस का बचा होगा, तो माइनस यहाँ पेयर हो जाएगा, प्लस यहाँ पेयर हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो जो सी लिखते हो तो क्यू बाई बी, तो व्हाट इज क्यू, तो चार्ज ट्रांसफर्ड, या ऐसे याद रखो चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, या चार्ज ट्रांसफर्ड, चार्ज। अब भी कौन सा, इसका इस प्लेट का पोटेंशियल और इस प्लेट का पोटेंशियल का डिफरेंस, जहां से लेकर आए और जहां लेकर आए दोनों का डिफरेंस। जब अपन इन्फिनिटी से लेकर आते थे तो इन्फिनिटी का तो ऑलमोस्ट जीरो होता है, तो अपन सिर्फ कंडक्टर का देखते थे भी, बट इसको यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं तो डिफरेंस देखना पड़ेगा। बातें समझ आई कि नहीं आई। क्यू क्या होता है, सी इज इक्वल टू क्यू आई वी में क्यू क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर्ड, चार्ज ट्रांसफर्ड या चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, और भी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। समझे कि नहीं समझे, बोलो। तो देखो ध्यान से, अब उन तीन टाइप के कैपेसिटर पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। बोलो बात को समझे। सबसे पहले लिखने जा रहा हूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखिए डेरिवेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बोलो। तो देखो ये अपना जो है ना एक पैरेलल प्लेट है, ये प्लेट अंदर है ना, बोलो है कि नहीं, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत कम है, इतना कम है कि वो प्लेट इनफाइनाइट ट्रीट की जाएगी। तो मान लो कि डी सेपरेशन है, ए व्हाट इज ए, यानी एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया ऑफ ईच प्लेट। डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। बोलो क्लियर। अब देखो यहां से चार्ज क्यू तोड़ा और यहां भेज दिया, तो इधर हो गया प्लस क्यू और इधर क्या हो गया। अब ये जो चार्ज अपीयर हो रहा है वो किधर दिखेगा, क्यू और माइनस क्यू, जीरो, तो इधर भी जीरो इधर भी जीरो, तो ये चार्ज कहां जाएगा, दोनों इनर सरफेस पर कहां जाएगा, तो ऐसे अपीयर होगा। देखो प्लस 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 माइनस 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 माइनस। बोलो बात को समझे कि नहीं समझे, ठीक है ना। तो देखिए इंटेंसिटी, क्या चीज, इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो इसके कारण इधर इंटेंसिटी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण भी इधर ही सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बोले इंटेंसिटी हुई ना, इंटेंसिटी हो गई ना। और देखो ध्यान से, देखो इधर यहां तक समझ आया कि नहीं। अब देखिए ये चीजें अगर मालूम है कि भाई एक इनफाइनाइट प्लेट की वजह से इतना इंटेंसिटी होती है, तो फिर नया क्या है फिर। अब ये प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर किसी को ये चीज़ें कि इनफाइनाइट प्लेट की वजह से कितनी इंटेंसिटी होती है उसको भी याद नहीं किया है, तो फिर वो स्ट्रेस्ड हो जाएगा, उसको अजीब लगेगा कि ये और एक्स्ट्रा चीज़। बात को समझना, अदरवाइज कोई नया कॉन्सेप्ट थोड़ी है ये जो मैं बता रहा हूँ। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या चीज़, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो क्लियर। अच्छा एक बात देखो जरा, यहाँ का पोटेंशियल मान लो बी प्लस और यहाँ का पोटेंशियल मान लो बी माइनस, हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए, एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। बोलो है कि नहीं,
है ना फॉर्मूला। तो देखो ध्यान से, अच्छा इंटेंसिटी किधर आएगी, इधर। आप यहां से यहां जाओ, इंटीग्रेट करो इसको, यहां से यहां, तो यहां का पोटेंशियल dV का इंटीग्रेट कर दो इसको, क्या कर दो, तो कहां से कहां कर रहे हैं, V प्लस से जा रहे हैं V माइनस तक, V प्लस से कहां तक जा रहे हैं, V माइनस तक। और इंटेंसिटी कितनी, देखो इंटेंसिटी कितनी, इंटेंसिटी कितनी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू dr, बोलो है कि नहीं। अब dr की लिमिट कितनी है, यहां से लेकर यहां तक जाना है, मतलब d के बराबर, यानी 0 से लेकर d, 0 से लेकर d। तो ध्यान से देखना, dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, तो v प्लस से v माइनस, दिस इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, और लिमिट लग जाएगी 0 से d, और माइनस भी तो है ना एक, बोलो समझे। अब देखो अपर लिमिट पहले रखते हैं, b माइनस माइनस b प्लस, तो दिस इज इक्वल टू माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, r की जगह पे क्या आ जाएगा, d। अब देखो हायर पोटेंशियल तो प्लस वाला ही होगा, तो उसको उल्टा कर लो, है ना, इसको b प्लस कर लो, इसको b माइनस कर लो, तो उल्टा करोगे तो फिर माइनस आ जाएगा, माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ कैपेसिटेंस, नाउ कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या, Q बाई V, Q मीन्स चार्ज ट्रांसफर्ड, और V मतलब क्या, V प्लस माइनस V माइनस, तो C इज इक्वल टू Q, Q कितना भाई, प्लस Q, कितना, प्लस Q डिवाइडेड बाय दिस डिफरेंस, और दिस डिफरेंस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू D इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू, तो देखो C इज इक्वल टू Q एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह पर Q अपॉन एरिया, Q अपॉन इंटू D, Q से Q, तो कैपेसिटेंस आया एप्सिलॉन नॉट A बाई D, खत्म। तो कैपेसिटेंस डिपेंड करता है एरिया ऑफ द प्लेट, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, और एप्सिलॉन नॉट मीन्स एप्सिलॉन नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, बोलो बात को समझे ना। तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल एंड चार्ज, बट इट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द प्लेट, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स एंड मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। अगर कोई मीडियम ले लोगे तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन हो जाएगा, तो बदलेगा। तो तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, समझे कि नहीं समझे, बोलो क्लियर है ना। तो बढ़िया याद रखो कंपटीशन के लिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बाई D, समझे कि नहीं समझे, बोलो क्लियर। अगर ऐसे कैसे अगर बना सकते हो एग्जाम में, तो ये आपका बोर्ड के लिए भी हो जाएगा, और कंपटीशन के लिए तो बस ये याद, बोलिए। हाँ मतलब हम यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, V प्लस से V माइनस तक जा रहे हैं। अंकिता समझ आया कि नहीं, सुप्रिया, नैतिक, आप एब्सेंट क्यों थे उस दिन, योगेश। अरे सिंपल, अगर किसी का भी कैपेसिटेंस निकालना है ना, तो चार्ज ट्रांसफर्ड को देखो और दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखो, बात को समझे ना, तो आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे, बोलो, इरेज कर दूं इसको,
कैपेसिटर है ना, 3 टाइप के, पैरेलल प्लेट, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल। हाँ, हर कैपेसिटर के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। और मेन खिलाड़ी यही है, जो डेप्थ में स्टडी होगी अपने कैपेसिटेंस की, वो सिर्फ पैरेलल प्लेट को लेकर करेंगे अपन ओनली। सिलेंड्रिकल स्फेरिकल ज़्यादा है ही नहीं। चलिए इरेज करें इसको, हो गया ना। फ्यूज हो गया ना। क्या? अरे सिग्मा क्या होता है? क्यू अपॉन ए। चलिए सवाल बताइए। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, 2 प्लेट हैं, सर्कुलर प्लेट है, दोनों के बीच का सेपरेशन डी है, तो कैपेसिटेंस कितना? अरे वही कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए बाई, तो एप्सिलॉन नॉट ए कितना अपॉन, खत्म, कोई बुराई क्या? अरे ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट ए मीन्स एरिया ऑफ द प्लेट। अब प्लेट जब हमने देखी तब ये थोड़ी है कि वो रेक्टेंगुलर शेप की है कि वो सर्कुलर, किसी भी शेप की हो, जो शेप है आपको जैसे एरिया निकाल पाए। समझे कि नहीं समझे? बोलो क्लियर है ना। हाँ अगल शेप देखिए, एक ये और एक क्या मानते हो? स्क्वायर। ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में छोटी कौन सी है। नहीं, अरे भाई जब अलग अलग हैं, ये एग्जैक्टली तो इसको मैच नहीं करेगा। नहीं समझे? अगर एरिया भी बराबर होंगे ना दोनों के, मैथमेटिकली अगर एरिया बराबर हो सकते हैं, एक सर्कुलर है और एक मान लो स्क्वायर शेप है, तो एरिया बराबर हो सकते हैं, लेकिन उनका जो आमने सामने रखोगे तो उनका कौन सा एरिया लेना होता है? जो दोनों का कॉमन हो। दोनों का देखो ऐसे, मान लो सर्कुलर ये है और मान लो स्क्वायर वाली ये है, तो एरिया लेना है कॉमन। यानी देखो ये वाला एरिया दोनों में आ रहा है कॉमन, बस इतना लेना है। जो कॉमन से आउट हो रहा है उसको नहीं लेना है। अब वो सवाल जब देगा तो वो मिनिमम वाले का वो देगा डेटा, जो मिनिमम वाले का होगा। जैसे इसमें स्क्वायर और आपने सर्कल देखा, तो स्क्वायर का देखो कॉमन है, मिनिमम स्क्वायर का पड़ रहा है यहाँ पे, तो स्क्वायर का डेटा दे देगा वो। नहीं समझे बात को? ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपने पहले पूछ लिया, अच्छी बात है, डाउट्स होती हैं बच्चों को, है ना। कभी कभी वो क्या करते हैं कि 2 प्लेट ऐसे दे देते हैं, एक प्लेट ए और एक प्लेट ए है, बोले अब बताइए कैपेसिटेंस कितना है, तो एरिया सिर्फ इसके बराबर लेना है। समझे कि नहीं समझे? अरे ठीक है ना। अभी सवाल कराऊंगा मैं। पहले बताओ, पैरेलल प्लेट का हो गया सही, आपको कोई दिक्कत हो उसमें? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, बोलो क्लियर। अब बात करते हैं अपन स्फेरिकल कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर? स्फेरिकल। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो देखो ध्यान से, एक ये स्फीयर है, एक ये स्फीयर है, बोलो इसको कर दिया ग्राउंडेड। क्या कर दिया इसको? ग्राउंडेड। इसको चार्ज दे दिया Q, इसको चार्ज कितना दे दिया अंदर वाले को? Q।
बोलो क्लियर। अच्छा, ऐसा आपने स्फीयर में मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि अगर अंदर वाले को क्यू दे दिया तो बाहर वाली जो सेल है उसके इनर सरफेस पे माइनस क्यू आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो इधर आ जाएगा माइनस क्यू, कितना आ जाएगा? माइनस क्यू। ये हो गया अपना प्लस क्यू, समझे कि नहीं समझे? अब इधर माइनस क्यू आ गया तो इसके ऊपर सरफेस पे क्या आया होगा? प्लस का क्यू। तो ये ग्राउंडेड है तो वो कहाँ चला जाएगा? ग्राउंड में। समझे कि नहीं समझे? है ना? छोटे वाले की रेडियस R1 है और बड़े वाले की रेडियस, अब बताओ कि मुझे अगर कैपेसिटेंस चाहिए C इज इक्वल टू क्यू बाई भी, कैपेसिटेंस क्या चाहिए मेरे को? C इज इक्वल टू क्यू बाई भी। तो Q मीन्स चार्ज ट्रांसफर्ड या चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, तो पॉजिटिव प्लेट इज इनर प्लेट, इनर स्फीयर, तो उसका चार्ज कितना है? Q। तो यहाँ पे क्या रखोगे? Q। और V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्फीयर। बोलो बात को समझे? तो हम क्या करेंगे इसके लिए? हम जो है ना दोनों स्फीयर का अलग अलग पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर डिफरेंस देख लेंगे। एक तो तरीका ये है, मैं दूसरे तरीके से बता दूं। पहले इसको देखो, ये मैंने आपको पढ़ाया था, पता नहीं याद है कि नहीं आपको, रिवाइज हो जाएगा। देखो, अंदर वाले का पोटेंशियल चार्ज कितना है? तो अंदर वाले का पोटेंशियल V1 मान लेता हूँ। तो अंदर वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या? KQ बाई R1, KQ बाई, और बाहर जो माइनस माइनस है इसके कारण पोटेंशियल माइनस KQ बाई R2। बोलो होगा कि नहीं होगा? मतलब अंदर वाले के सरफेस पे देख रहे हैं पोटेंशियल को, तो बाहर वाले के कारण जो पोटेंशियल होगा वो बाहर वाले के सरफेस के बराबर होगा, क्योंकि बाहर वाले स्फीयर के लिए तो ये सरफेस ही अंदर है, तो बाहर वाले के हिसाब से देखोगे तो उसके सरफेस के बराबर ही अंदर जाएगा। तो इसके सरफेस पे कितना होगा? KQ बाई R2। तो फिर अंदर भी क्या होगा? KQ बाई R2। अरे होगा कि नहीं होगा? और अंदर वाले का KQ बाई R1। बोलो क्लियर है ना? प्लस कहाँ है? वो तो चला ही गया ना, वो तो बचा ही नहीं। समझे कि नहीं समझे? अच्छा, और इसका पोटेंशियल, बाहर वाले का पोटेंशियल, तो मेरे ख्याल से कैलकुलेट ही मत करो, क्योंकि वो ग्राउंडेड है। जो ग्राउंडेड होता है कंडक्टर, उसका पोटेंशियल जीरो। अरे ग्राउंड से कनेक्टेड है तो ग्राउंड का जीरो है तो वो भी जीरो पे आ जाएगा। बात को समझे ना? तो फिर डिफरेंस कितना आएगा? तो फिर यहाँ पे प्लस आता, फिर इधर फील्ड भी बनता, तो फिर अंदर भी फील्ड होता और बाहर भी फील्ड होता, तो दोनों फील्ड में एनर्जी होती। मैं अभी लास्ट में वो भी बताऊंगा। समझे कि नहीं समझे? तो देखो ध्यान से, KQ बाई R1 अंदर वाले का पोटेंशियल, KQ बाई R1 माइनस KQ बाई R2, और बाहर वाले का पोटेंशियल जीरो। तो फिर डिफरेंस कितना? जो ये है, यानी KQ R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। बोलो होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या? Q बाई V। अभी लिखना मत, सिर्फ बता रहा हूँ। तो C इज इक्वल टू Q बाई V। तो Q तो Q है और V है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस KQ बाई, ये R2 R1 ऊपर आ जाएंगे और R2 माइनस R1, Q से Q कैंसिल, और K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएंगे। नहीं आया? तो एक तो ये तरीका है, लेकिन एक दूसरे जो अपने पहले वाला किया था उससे कर लेते हैं। समझे कि नहीं समझे? मैं हटा रहा हूँ इसको, देखो ध्यान से, अपन ऐसे कर लेते हैं। हमें चाहिए C इज इक्वल टू क्यू बाई भी, तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस चाहिए। मैंने इस प्लस वाले का पोटेंशियल मान लिया V प्लस और बाहर वाले का पोटेंशियल मान लिया मैंने V माइनस। तो देखो ध्यान से, डी भी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, इसका क्या कर दो? डिफरेंस इंटीग्रेट। तो कहाँ से कहाँ तक? प्लस से माइनस जाओ, तो V प्लस से V माइनस। अब देखो E, यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होगी? बीच में कहीं इंटेंसिटी,
तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी वो अंदर वाले स्फीयर की वजह से ओनली, यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी इस जगह पर वो अंदर वाले स्फीयर की वजह से होगी, बाहर वाले की वजह से, बाहर वाले स्फीयर की वजह से अंदर इंटेंसिटी जीरो। अरे है कि नहीं? तो देखो इंटेंसिटी कितनी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो देखो हाँ, मतलब R1 नहीं लेंगे ना, ये पॉइंट यहाँ ले रहे हैं जनरल, तो वो तो कोई स्मॉल r मान लो ना, उसको लिमिट लगेगी R1 से R2 तक, क्योंकि बीच बीच में ना फील्ड, वो डिफरेंस देखना है। देखो dV दिस इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, लिमिट R1 से R2, R1 से R2, जो पहला हमने किया था वैसे कर रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा देखो v माइनस माइनस v प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस के क्यू, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/r, लिमिट R1 से, इसको इधर कर लूँ देखो ऐसे, v प्लस माइनस v माइनस, तो माइनस हट जाएगा, के क्यू लिमिट रखो -1/r2 माइनस माइनस प्लस 1/r1, बोलो तो v प्लस माइनस v माइनस कितना हो जाएगा जरा, q/4πε0, बोलो। और इधर देखो R2 माइनस R1/R1 इंटू R2, तो पोटेंशियल क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है अपना, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो C इज इक्वल टू क्यू बाई V, मतलब V प्लस माइनस V माइनस, तो Q अपॉन वैल्यू रखो Q, और नीचे देखो 4πε0 ऊपर आ जाएगा, अरे आएगा कि नहीं, 4πε0, और नीचे देखो R1 R2, इधर R2 माइनस R1, नहीं आया समझ, 4πε0 R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू R2। ये कुछ मतलब उल्टा हो गया ना, R2 माइनस R1 नीचे आएगा, ये नीचे है, और ये R2 माइनस R1 इंटू, नहीं फिर वैसे लिख दिया गया, अब सही है ना, बोलो। तो ये कैपेसिटेंस, अब ये बार बार आपको थोड़ी करना है, बस याद रखो इसको, इस पर सवाल मैं ये कहूँगा, कैपेसिटर के जो चैप्टर है ना उसमें से सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पर ज़्यादा से ज़्यादा 5% पूछ सकता है, हो सकता है नीट जैसे एग्जाम में तो डायरेक्ट ऑप्शन में आ जाए यही है, तो बस एक बार याद कर लो इसको। जो भी काम है, जो भी अपन डेप्थ में जाएंगे वो पैरेलल प्लेट के लिए जाएंगे, बस इनका तो मुझे कैपेसिटेंस बताना है कि देखो इसका इतना होता है, बोलो समझे ना। कैपेसिटेंस किस बात पर डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट मतलब मीडियम, R1 R1 और R2, बात को समझे ना। अच्छा इस फॉर्मूले को देख के बताओ मेरे को, कैपेसिटेंस को बढ़ाया कैसे जा सकता है, R1 बढ़ाने से, R2 बढ़ाने से, या दोनों को बढ़ाने से, मतलब क्या होना चाहिए आपको कैसे लगता है, R2 बढ़ाने से बढ़ेगा, क्योंकि वो ऊपर में माइनस से इतना फर्क तो पड़ेगा, इससे ज्यादा है, R2 को बढ़ाने से, देखिए R1 और R2 प्रोडक्ट में है, तो ये जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्ट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और नीचे माइनस में है R2 माइनस R1, तो इनका डिफरेंस जितना कम होगा, मतलब जैसे वैल्यू ले लो, एक का 100 मीटर ले लो, एक का ले लो 99, तो नीचे तो एक ही आएगा लेकिन ऊपर हो जाएगा 9000 कितना होगा, समझे कि नहीं समझे। तो वैल्यू R1 R2 की बड़ी होनी चाहिए और नियर होनी चाहिए, तो स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ाया जा सकता है,
समझे कि नहीं समझे, है ना। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, यहां तक समझ आया कि नहीं, बोलो, है ना। तो ये अपना जो है ना, अपना कैपेसिटर क्या होता है ये समझे, समय, क्या चीज, इन्फिनिटी हो जाएगा ना, उसको कंसिडर नहीं करेंगे, समझे कि नहीं समझे। मतलब फिर वो एक क्या कहते हैं, आइसोलेटेड स्फीयर की तरह ट्रीट करने लगेगा, और फिर उस एनर्जी का कोई फायदा भी नहीं है, समझे कि नहीं समझे। मतलब हमें गैप कम रखना है, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी गैप में होगा, बड़े कन्फाइंड रीजन में मिलेगा, समझे कि नहीं समझे, ठीक है ना। तो कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटर तीन टाइप के, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। हमने कैपेसिटेंस निकाला, पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस निकाला और स्फेरिकल का कैपेसिटेंस निकाला, बोलो बात को समझे। तो नेक्स्ट टर्न अपन पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, उसका कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो पहले तो हम तीनों टाइप के कैपेसिटेंस के फॉर्मूले बना लिए हमने, उन फॉर्मूले को याद रखेंगे, ठीक है ना। और जो सवाल बनाएंगे वो सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को लेके बनाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप तो ऐसे समझो कि अपने इस चैप्टर के अंदर सिर्फ पैरेलल प्लेट पढ़ना है, समझे कि नहीं समझे। और बढ़िया चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। इसको ऑफ कर दो।